সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। तो आसनसोल के लोगों से मैं ये जरूर अपील करना चाहूंगा कि क्या गारंटी है कि टीएमसी के उम्मीदवार 24 तक टीएमसी में रहेंगे। मैं देश का कानून मंत्री रहा हूं, आईटी मंत्री रहा हूं, अटल जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, और पटना साहिब लोकसभा का एमपी भी हूं, जहां से तृणमूल के वर्तमान उम्मीदवार को मैंने लगभग 2,85,000 वोट से हराया। मैंने अपने पटना के चुनाव में भी तृणमूल के उम्मीदवार का नाम नहीं लिया और यहां भी नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा। आसनसोल का चुनाव थोड़े यूनिक सिचुएशन में हो रहा है। जो बीजेपी के 2 बार जीते हुए उम्मीदवार थे वो टीएमसी में चले गए, अब वो नहीं है तो मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगा। और जिनको मैंने पटना साहिब में हराया वो आसनसोल में लड़ने आ गए हैं, उनकी बात जरूर करूंगा क्योंकि वो उम्मीदवार हैं। टीएमसी के उम्मीदवार को मैं चाहता हूं आसनसोल की जनता ये जाने, बीजेपी ने 22 साल एमपी बनाया, 2 टर्म्स राज्यसभा 6 ईयर 12 साल और 2 टर्म्स लोकसभा 10 साल 22 साल। अटल जी की सरकार में वो मंत्री भी रहे कुछ समय के लिए। 22 साल बाद उन्होंने भाजपा 19 में स्वयं छोड़ दिया। आलोचना किया मोदी जी की बहुत ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, आपको मालूम है, और वो कांग्रेस से लड़े पटना साहिब से, जहां मेरे हाथों पराजित हुए, और उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ में राजनाथ जी के खिलाफ लड़ी, भी पराजित हो गई। फिर बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो पटना की बांकीपुर सीट से उनके बेटे चुनाव लड़े, वो भी बीजेपी के उम्मीदवार से 40,000 वोट से हार गए। अब वो यहाँ आए हैं लड़ने के लिए। किसी को लड़ने का अधिकार है, उसको मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर 3 साल में 3 पार्टी, 19 में भाजपा छोड़ी, कांग्रेस ज्वाइन किया, फिर कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में आए, तो आसनसोल के लोगों से मैं ये जरूर अपील करना चाहूंगा कि क्या गारंटी है कि टीएमसी के उम्मीदवार 24 तक टीएमसी में रहेंगे। अगर 3 साल में 3 पार्टी, तो आगे फिर रास्ता खुला है। ये चुनाव लोकसभा का चुनाव, ये चुनाव देश को आगे बढ़ाने में विश्वास पैदा करने वाला चुनाव। आसनसोल की जनता से मुझे दूसरी बात यह कहनी है, इस चुनाव से न नरेंद्र मोदी की सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला है, न ही इस चुनाव से तृणमूल कांग्रेस की दिल्ली में सरकार बनने वाली है। विधानसभा में चुनाव जीतकर उनकी सरकार है, मोदी जी की सरकार उनकी अगुवाई में दोबारा जीती है पूर्ण बहुमत से, और अभी 4 प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, वहां जबरदस्त जीते हैं। यूपी में ममता जी गई थी प्रचार करने के लिए, खेला हो गए, काशी में बोला, वहां लोगों ने खेला किया है। आसनसोल की जनता से मैं अपील करूंगा कि नरेंद्र मोदी के साथ एकता के लिए, संकल्प के लिए, विकास के लिए वो खड़े हों। I would appeal to my friends and voters of Asansol to stand with Narendra Modi ji, the BJP. और एक बात मैं अवश्य कहूंगा, बाकी विकास की बात तो होती रहती है, आलोचना होती रहती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार कैसा काम करती है देश हित में। अभी जो 22,000 भारत के बच्चे जो यूक्रेन में फंसे थे, जिस तरह से उनको रेस्क्यू किया गया, भारत एकमात्र देश था यूक्रेन में, दुनिया के कई बच्चे पढ़ते हैं देशों के, लेकिन सिर्फ भारत ने अपने देश के बच्चों को निकाला। और मोदी जी के अपील पर जो लड़ाई रोकी,
कि भारत के बच्चों को निकाला गया। बंगाल के बच्चे थे, बिहार के थे, यूपी के थे, साउथ इंडिया के थे। भारत ही नहीं, बांग्लादेश के बच्चों को भी रेस्क्यू किया, नेपाल के बच्चों को रेस्क्यू किया, श्रीलंका के बच्चों को रेस्क्यू किया और पाकिस्तान की एक बेटी को भी रेस्क्यू किया। तो ये भारत की एक छवि है। मैं अपने उम्मीदवार के बारे में एक जरूर बात कहना चाहूंगा। वो आसनसोल की बेटी है और बंगाल की बेटी है। हमारे महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, बहुत हिम्मत से विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो भी जीती हैं और आज पार्टी के लिए हिम्मत से खड़ी हैं। इसलिए पार्टी ने उनको सम्मान के साथ लोकसभा के इस उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। तो मैं आसनसोल की जनता से अपील करूंगा कि आसनसोल की बहुत ही समर्पित बेटी जो राष्ट्रवाद और भाजपा मोदी के साथ खड़ी रहती है, इसको अपना आशीर्वाद दें, ये मुझे कहना है। एक अंतिम बात, मैं कल से यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, कई जगह गया, जो यहाँ पर म्युनिसिपल इलेक्शंस में जो खुराफात हुआ, लोगों ने बहुत शिकायत की है। तो मैं ममता जी से एक बात कहूंगा, ममता जी, जनता को ईमानदारी से वोट दे दिया जाए ना। यह क्या ईमानदार वोट से टीएमसी घबराती है क्या? ये बड़े सवाल है। और इस ट्रैक रिकॉर्ड में हम भी अपील करेंगे कि सीआरपीएफ को हर बूथ को मैनेज करना चाहिए। चुनाव आयोग इस बात की पूरी चिंता करे, जो हो रहा है बंगाल में, आप सभी अनुभवी पत्रकार जानते हैं, यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बड़ी संख्या में हर बूथ पर सीआरपीएफ को तैनात किया जाए। इलेक्शन कमीशन उसको मॉनिटर करे, क्योंकि एक बार चुनाव घोषणा हो जाती है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो करना काम है चुनाव आयोग का। आसनसोल के विकास के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किया है, केंद्र सरकार ने आगे भी करेगी। अब मैं आऊँगा कि अपने लोकप्रिय उम्मीदवार अपना एजेंडा आपके सामने रखेंगे, तो जो आपके सवाल होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। मैं फिर आपसे क्षमा चाहूँगा, आपको कुछ देर वेट करना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाल में कुछ दिन में जो घटना घट रही है, कुछ महीनों में, এরপর আমাদের আসানসোল সাংগঠনিক জেলায় এই যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, উপনির্বাচনে যিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে, আমাদের সেই অত্যন্ত লড়াকু মহিলা নেত্রী, আমাদের প্রার্থী ভারতীয় জনতা পার্টির আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল, উনি আপনাদের সামনে ওনার কথা রাখবেন। সবাইকে নমস্কার জানাই। ভারত মাতার জয় হোক। আজকে এখানে উপস্থিত মাননীয় প্রাক্তন মন্ত্রী ভারত সরকারের রবিশঙ্কর প্রসাদ জি আমাদের মধ্যে এসেছেন। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে ওনাকে অত্যন্ত ব্যস্ত সময় থেকে বের করে এনে উনি আজকে আমার প্রচারে, আমাদের পার্টির প্রচারে উনি অনেকটা সময় দিয়েছেন। আজকে এখানে মঞ্চে রয়েছেন আমাদের জেলার পদাধিকারী এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন আপনারা, মিডিয়ার সংবাদ মাধ্যমের সমস্ত দাদা দিদিরা, বোনেরা। এতদিন ধরে আপনারা আমার পাশেই ছিলেন, আগামী দিনেও থাকবেন আমার এই বিশ্বাস। আজকে একটা খুব ভালো কিছু খবর নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি। আমি সাংসদ হচ্ছি এবং সংসদ হওয়ার পরে আমি কি কি কাজ আসানসোলের মানুষের জন্য করব, 8টা কাজ, আরও অনেক কাজই করব, মেন 8টা কাজ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। 1 নম্বর কাজ, কেন্দ্র সরকার থেকে আসানসোলের জন্য একটি কম্প্রিহেন্সিভ মাস্টার প্ল্যান, যেটা বহুদিন ধরে আমরা করার চেষ্টা করছি, সেটা আমি করিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করব। 2 নম্বর, আমাদের যারা কন্ট্রাকচুয়াল এবং ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার, যারা ইসিএল, সেল মানে আইএসপি, বর্ণপুর অ্যান্ড কুলটিতে যারা কাজ করছেন, তাদের জব সিকিউরিটির জন্য যা যা করা দরকার কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে আমি সেটা করব। 3য় বিষয়,
আজকে বহু মানুষ তাদের নিজের জমি নেই বলে তারা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি পাচ্ছে না। এইরকম গরিব মানুষ যাদের নিজেদের জমি নেই এবং তারা রয়েছেন ইসিএল, সেল বা রেলওয়ের জমিতে, সেই জন্য আমি কেন্দ্র সরকার থেকে এনওসি নিয়ে আসবো যাতে তারা বাড়ি বানাতে পারে। 4 নম্বর বিন্দু, দামোদর নদী আমাদের এই কনস্টিটিউয়েন্সির কেন্দ্রস্থল। বর্ষাকালে আমরা দেখেছি বন্যা হচ্ছে, আর গরমকালে খরা, নদীতে জল থাকছে না। সুতরাং দামোদরে যাতে খুব শীঘ্রই ড্রেজিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে এই বন্যা বা খরা দুটোই যাতে আমাদের সম্মুখীন না হতে হয়, আমি সেই ব্যবস্থা করব। 5 নম্বর বিন্দু, আমাদের আসানসোলে যে ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছে বেশ কয়েক বছর ধরে, স্পেশালি রানীগঞ্জ, আসানসোল এবং বরাকর, বহুবার বলা সত্ত্বেও আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরেও তারা প্রতিশ্রুতি রাখেননি। ব্রিজ হওয়ার কথা ছিল, ব্রিজ হয়নি। কিন্তু কেন্দ্র সরকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে সাংসদ হলে অবশ্যই এই 3টে জায়গাতে ব্রিজের ব্যবস্থা করা হবে, মানে ফ্লাইওভারের ব্যবস্থা করা হবে। আমি চেষ্টা করব 6 নম্বর পয়েন্ট, আমাদের সেন্ট্রাল হসপিটাল কাল্লা বা ইসকোর হাসপাতাল বার্নপুরে একটি মেডিকেল কলেজ খোলার। 7 নম্বর বিন্দু, আমাদের আবার খুব কাছের জায়গা, প্রাণের খুব, মনের খুব কাছের লোকো গ্রাউন্ড স্টেডিয়াম, ইস্টার্ন রেলওয়ে যেটিকে ওন করে, সেটিকে একটি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের স্টেডিয়াম করার সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবং শেষ বিন্দু, আবার এই লাস্ট 1 বছর ধরে বিধায়িকা হওয়ার পর থেকে বারবার চিঠি লিখেছি, বারবার আন্দোলন করেছি যে বাঁকুড়া এবং আমার অ্যাসেম্বলি বার্নপুরের মধ্যে দামোদরের ওপরে একটি ব্রিজ হোক। এই বৃষ্টি হলে শুধু এই দুটো বিধানসভার মানুষই যে উপকৃত হবে তা নয়, এই পুরো পশ্চিম বর্ধমান, ওইদিকে বাঁকুড়া, ওইদিকে পুরুলিয়া, ওইদিকে ঝাড়খণ্ড, সমস্ত মানুষ উপকৃত হবে। আমরা দেখেছি বর্ষাকালে ছোট ছোট ডিঙিতে মোটরসাইকেল, স্টুডেন্ট, পেশেন্ট, ভেন্ডার, তারা কিভাবে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এপার ওপার করে। তাই আমাদের শেষ বিন্দু এবং প্রতিশ্রুতি যে সাংসদ হচ্ছি এবং সাংসদ হওয়ার পর দামোদরের ওপর আমাদের ব্রিজ তৈরি হবে। আমার এই কথাগুলি বলার ছিল। रविशंकर जी, सुल्तानगंज जी अपने इलेक्शन कैंपेन में 2 चीज बार बार बोल रहे हैं। एक बोल रहे हैं कि अटल जी का टाइम पे लोकशाही था और अभी मोदी जी का टाइम पे तानाशाही हो गया, और दूसरी बात कर रहे हैं कि वो नोटबंदी और जीएसटी के खिलाफ आवाज उठाए थे। क्या बोलना चाहेंगे? लोकशाही को कौन तय करता है? जनता ना। अभी उत्तर प्रदेश में जहां से मोदी जी सांसद हैं, जनता ने कितने भारी मत से उनको जिताया। अभी तुरंत उत्तराखंड में जिताया, मणिपुर में जहां पर इतना अलगाववाद था वहां जिताया, और गोवा में जिताया। तो उनके कहने से कुछ नहीं होगा, जनता तय करती है। और लोकशाही का एक और कर्तव्य है कि आप अपनी पार्टी पर भी तो खड़े रहिए। अब बोले पार्टी क्यों छोड़ी, इस पर बहुत चर्चा हो सकती है, छोड़िए इस बात। समझे आप? हाँ, इसके साथ एक और सवाल है। मंत्री पद का जो होता है ना, आकर्षण बहुत बड़ा होता है। जीएसटी पर आप देखिए, आज भारत में जीएसटी कलेक्शन 1,42,000 करोड़ हुआ है। आज बीच बीच में जैसे कारण भ्रष्टाचार होता था, सब कुछ डिजिटल है, लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं। नोटबंदी से भी बहुत देश के टैक्स कलेक्शंस काफी आगे बढ़ा है। तो इसलिए अब इसकी बात को हम क्या कहें, वो जस्टिफाई। लेकिन पटना 10 साल सांसद, बीजेपी
एक बार हारे कांग्रेस से, अब आसनसोल क्यों आ गए भाई, और आसनसोल में कब तक रहेंगे, ये सवाल तो है ना। इसी तरह एक और सवाल है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, वहाँ पे कुछ पत्रकारों ने आपकी सरकार के और एक विधायक के विरुद्ध में कुछ लिखा है, उनको मैं इसका जवाब मैं जवाब देता हूं। मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत सख्त कार्रवाई किया है और दोनों इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी कर दिया है। चलिए आज हम लोग आसनसोल के विषय पर ही रखें। बंगाल सरकार का मंत्रियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने कर के नाते 90,000 करोड़ रुपया जो हमारा पावना हुआ है बंगाल का, वो नहीं दे रहा है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ये सारी बातें संसद में उठाई गई हैं, जवाब दिया गया है। मैं आपको एक काउंटर करता हूं। मोदी जी की सरकार देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपया हर 3 महीने में देती है ना। कोरोना में भी हम लोगों ने, मोदी जी की सरकार ने लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया दिया। लेकिन लिस्ट कौन बनाता है किसानों की? प्रदेश बनाता है। 3-4 साल तक बंगाल का लिस्ट गया था क्या? अब जाकर के मैंने लेटेस्ट मालूम किया, दिल्ली से आने के पहले तो लगभग 41 लाख रुपया यहाँ के किसानों को मिल रहा है, सीधा उनके बैंक में ट्रांसफर हो रहा है। तो एक तरफ आप शिकायत करते हैं कि पैसा मिलता नहीं है, और दूसरी तरफ किसानों का पैसा जो मोदी सरकार देती है। अभी मिश्रा जी ने पूरा अपना एजेंडा बताया। मुझे बताया गया है कि आसनसोल को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है, उसका प्रस्ताव भेजा गया क्या? ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे। ये जो हर घर नल की बात है, तो मुझे यहाँ बताया गया कि कुल्टी में वो काम जो हुआ है, ये फ्री होना है, उसमें क्या क्या शिकायत आई। तो कहने को तो बहुत है, लेकिन जहां तक सवाल है सिर्फ आसनसोल की बात आप ले लें तो यहाँ इस एम्प्लॉयज इंश्योरेंस का हॉस्पिटल है, नेशनल हाईवे की मरम्मत है, ओवर ब्रिज का काम है, और बाकी काम करेंगे, खुलकर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और उन्होंने अपनी बात जो कही है उसमें वो भी प्रयास करेंगे, हम लोग भी लगेंगे। मोटी बात यह है कि विकास का नियत ईमानदार होना चाहिए। चुनाव के पहले पूरे बंगाल में आज भी 2 का खून हुआ है। पिछले कुछ महीनों में ऐसा बहुत सारा घटना घटी है। हाईकोर्ट ने, कोलकाता हाईकोर्ट में सीबीआई को इंक्वायरी करने के लिए बोला जा रहा है। क्या हाल है आपका बंगाल का? आपका क्या बोलिएगा? देखिए, हम क्या बोले, आपको बोलना है ना। अभी क्या हुआ बीरगंज में? तोलाबाजी में अब तो 2 ग्रुप ही लड़ रहे हैं ना। सॉरी, बीरभूम में, क्षमा करें, बीरभूम में कोर्ट को स्वयं नोटिस देना पड़ा ना। इसके 2 कारण जान लीजिए आप। मैं पेशे से सीनियर एडवोकेट भी हूँ सुप्रीम कोर्ट में, पत्रकार लोग एक परिचय में और भी जानते होंगे कि मैं रामलला का भी वकील रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जब अयोध्या का फैसला हुआ, और देश का कानून मंत्री रहा हूँ। आज मैं एक विषय बंगाल में उठाना चाहता हूं और आसनसोल में भी।